ओके फ्रेंड्स, सो अगस्त मंथ का सारा करंट इश्यूज लेक्चर नंबर 2 में है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर है, ये पैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। इसको आप देखना स्टार्ट करो। मैं इसको कवर कर रहा हूँ आपके लिए सो दैट आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, और इसको मैं 2 लेक्चर में कवर करूँगा। आज मेरा पहला लेक्चर है अगस्त मंथ 2025, सारा इन वन गो, डॉक्यूमेंट इन वन गो। और ऐसे डॉक्यूमेंट आप सितंबर और अक्टूबर के भी करना, और जून जुलाई के आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और मेरे को लगता है एग्ज़ाम की फास्ट रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है उतनी ही आपने रिवाइज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको मिला? नितिन गडकरी जी को मिला, और 43rd है ये। और ये अभी 1983 में कंस्टिट्यूट किया गया था इस अवार्ड को, और इसको तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है जो इसको देता है, और ये 1 अगस्त को हर साल दिया जाता है। और लोकमान्य तिलक जो हमारे पहले होम मिनिस्टर भी थे, उनकी मेमोरी में इसको दिया जाता है। और जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया होता है कंट्री को डेवलप करने की डायरेक्शन में, उसको ये दिया जाता है। और जो तिलक हैं उनका जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो अहमदाबाद में बनी है, तो उसको स्टैच्यू ऑफ जो हम यूनिटी बोलते हैं, तो वो सबसे बड़ी मूर्ति बनी हुई है। तो बेसिकली ये जो अवार्ड मिला है किसको मिला वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त को दिया जाता है, मेरे को नहीं लगता वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसको मिला वो इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है। IUCN रेड पांडा जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, वो उसका स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। तो हिमालयन जोलॉजिकल पार्क जो गैंगटॉक सिक्किम में है, उसमें 7 साल के बाद बेसिकली एक रेड पांडा जो हुआ है, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में है। इसको लेसर पांडा भी बोलते हैं। और ये पांडा जो है काफ़ी हर्बीवोरस होता है, ये घास फूस खाता है, काफ़ी शाई होता है। और इसको अभी रिसेंटली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर डाला गया था। तो IUCN स्टेटस देता है, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का एक स्टेटस दिया जाता है अलग अलग स्पीशीज़ को, कौन सी किस कैटेगरी में आते हैं, एंडेंजर्ड हैं क्या हैं, उस कैटेगरी में अलग अलग इनको डाला जाता है। तो रिसेंटली जो था IUCN की रेड लिस्ट है एक, उसमें इसका IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, उसकी रेड लिस्ट किस में उसको डाला गया। और कौन कौन सी लिस्ट है बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो आपको बस ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बिम्स्टेक का ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ नई दिल्ली के अंदर। तो म्यूजिक फेस्टिवल 2025 कहाँ हुआ, एक न्यूज़ तो यही है, लेकिन बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल। बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। M स्टैंड्स फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड T स्टैंड्स फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जिसमें बे ऑफ बंगाल के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उसकी मेंबर्स हैं। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, जैसे मैंने आपको ब्रिक्स करवाया था, फिर G20 करवाया था, फिर क्वाड करवाया था, फिर SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमने किया। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। और भारत मंडपम एक जो नया न्यू दिल्ली के अंदर क्रिएट किया, जहाँ ऐसे फेस्टिवल अब होते हैं, भारत मंडपम दिल्ली में अब ये हुआ है। और ये बेसिकली जो थीम था सप्त सुर, 7 नेशंस 1 मेलेडी। 7 कंट्रीज हैं बिम्स्टेक के अंदर, तो सप्त सुर 7 नेशंस 1 मेलेडी, ये इसका थीम था। और इसमें कंट्रीज ये देख लो, बिम्स्टेक में इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। शंघाई कॉर्पोरेशन में चाइना आता है, और इसमें बेसिकली चाइना नहीं है, लेकिन इंडिया के आस पड़ोस का, तो बिम्स्टेक जो है इंडिया के पड़ोसियों का ग्रुप है। बेसिकली इंडिया के बगल में बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। अगर आप अंडमान निकोबार की तरफ चले जाओ तो आपको दिख जाएगा। तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं, और ये इसका वहाँ पे हुआ था। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हर न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। बसौली जो उत्सव है वो जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। कौन से उत्सव कहाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने इसको बेसिकली किया, इनॉग्रेट किया, और बसौली उत्सव वहाँ से रिलेटेड है। तो अक्टूबर में हुआ ये, और कठुआ में बेसिकली इसको किया जाता है। और एक कठुआ का जो बेसिकली जो बसौली है, हिल टाउन है ये, और ये अपनी बसौली जो पेंटिंग है उसके लिए बड़ा फेमस है, जिसके लिए ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग मिला था 2023 में। ज्योग्राफिक इंडिकेशन मतलब कि ये जो बेसिकली आपकी पेंटिंग है, जैसे कांगड़ा पेंटिंग है, तो ये अपनी जगह के लिए फेमस है। वैसे बसौली एक ज्योग्राफिक इंडिकेटर है यहाँ पे। और इंदिरा गांधी का जो गांधी नेशनल सेंटर, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और विश्वथली ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। तो कहाँ हुआ है, और
बेसिकली कहाँ से रिलेटेड है, बसौली जो उत्सव है, बसौली जो बिकॉज ज्योग्राफिक इंडिकेटर टैग भी है, ये जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है ज्योग्राफिक इंडिकेटर टैग, और आपको इसी ये टैग जिसको मिला वही इसके नाम पे बेच सकता है पेंटिंग्स को, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है बसौली उत्सव और बसौली पेंटिंग। अवर नेबरहुड अवर सॉल्यूशन प्रोग्राम अगस्त में किस स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वेस्ट बंगाल ने। वेस्ट बंगाल ने अमेंद्र पारा अमेंद्र समाधान, हमारे नेबरहुड और हमारा सॉल्यूशन प्रोग्राम लॉन्च किया, और डायरेक्टली लोगों को गवर्नेंस देना, उससे रिलेटेड ये है फास्ट ट्रैक करना प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि लोगों की प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली सॉल्व करना, ये वेस्ट बंगाल ने बेसिकली स्कीम स्टार्ट की है। लीप 1 क्या है, कमर्शियल सैटेलाइट है, जैसे इसरो भी लॉन्च करता है, वो कमर्शियल भी होते हैं नॉन कमर्शियल भी होते हैं। तो लीप 1 जो है उसको इंडिया के जो स्पेस टेक स्टार्टअप है ध्रुव स्पेस, एक स्टार्टअप है ध्रुव स्पेस, उसने लॉन्च किया है, पहला कमर्शियल सैटेलाइट है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अर्थ ऑब्जर्वेशन के पेलोड इसके ऊपर लगे हुए हैं। और जो P30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है उससे इसको लॉन्च किया गया है, और इसरो का PSLV C58 ने इसको किया है। PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, C58 से इसको बेसिकली लॉन्च किया गया जनवरी में। और लीप का बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ध्रुव स्पेस, अब जैसे इसरो जो था वो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर डोमेन में स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अब और भी स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं। ध्रुव स्पेस इज एग्जांपल ऑफ दैट। अकुला टेक ऑस्ट्रेलिया का है, एस्पर सैटेलाइट ऑस्ट्रेलिया का है, और ध्रुव स्पेस जो है वो इंडिया का है, तो इन्होंने मिलकर इसको किया है। किस मिनिस्ट्री ने हार्ट ऑन व्हील इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। हार्ट ऑन व्हील को लॉन्च किया गया हैंडलूम डे सेलिब्रेशन के अंदर, और ये हैंडलूम बेसिकली मोबाइल रिटेल प्लेटफॉर्म है। अगर आपसे पूछे हार्ट ऑन व्हील है क्या, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ये तो पता लग गया हमें कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया, लेकिन ये है क्या, ये बेसिकली ये है आपका जो एक हैंडलूम से रिलेटेड आपका एक मोबाइल हैंडलूम रिटेल मतलब लोगों को बेचना प्लेटफॉर्म है, जहाँ टेक्सटाइल से बनी हुई चीज़ों को लोगों को बेचना। थीम क्या है, माई हैंडलूम माई प्राइड माई प्रोडक्ट माई प्राइड। सो माई हैंडलूम माई प्राइड माई प्रोडक्ट माई प्राइड, उस थीम के ऊपर इसको बनाया गया, और नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप में सारे का सारा इंप्लीमेंट हुआ। तो मिनिस्ट्री कौन सी है और हैंडलूम डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, सो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात को बताया कि टॉप एक्सपोर्टर रहा पिछले साल। और अगर आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में अब मिले तो 9.83 लाख करोड़ जो 26.6% का एक्सपोर्ट है वो गुजरात करता है। तो बेसिकली जो गुजरात है वो 26.6% ऑफ पूरे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है गुजरात करता है। और उसके बाद महाराष्ट्र है, तो आपको बस ये याद करना है कि गुजरात एक्सपोर्ट में नंबर 1 चल रहा है, महाराष्ट्र नंबर 2 में चल रहा है, और जो पूरी कंट्री का 26.6% इतने लाख करोड़ गुजरात करता है, महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है। तो 3-4 टॉप के याद कर लेना, नंबर 1 नंबर 2। जो टॉप एक्सपोर्ट है वो किस में किया जाता है, आप जानते हैं जामनगर रिफाइनरीज एंड ऑल, तो गुजरात पेट्रोलियम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी सूरत वगैरह वगैरह में होती बहुत ज़्यादा, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, इसमें आपका अब उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा कंट्री है लेकिन ओनली 5% ही इंडिया का करता है, जबकि 26.6% उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज गुजरात से बहुत बड़ा है और एरिया वाइज, लेकिन ओनली कंट्री का 5% एक्सपोर्ट कर पाता है, लेकिन गुजरात 26.6% करता है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड, ये हमारे टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं। MS स्वामीनाथन को भारत रत्न भी मिला था, और अभी फर्स्ट रेसिपिएंट हैं जो MS स्वामीनाथन के नाम पे जो अवार्ड बना है, MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस, वो पहला जो मिला है वो एडेमोला को मिला है। और ये बेसिकली ग्लोबल अवार्ड है जो प्रोफेसर स्वामीनाथन के नाम पे, जो इंडिया के ग्रीन रिवोल्यूशन 1960s में होते हैं उनके फादर माने जाते हैं, और इनकी 98 ईयर्स की एज में सितंबर 2023 में उनकी डेथ हुई, और उसके बाद पोस्टुमसली उनको भारत रत्न दिया गया। और ये जो गया नाइजीरियन साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर एडेमोला, उनको नाइजीरिया के अंदर हंगर के साथ फाइट करने के लिए इसको दिया गया। तो भारत रत्न है, ये आपको पता होना चाहिए। स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन माने जाते हैं इंडिया के, और उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है। सो नंबियो सेफ्टी इंडेक्स, जो ये नंबियो सेफ्टी इंडेक्स है, इसमें सेफेस्ट सिटी मैंगलोर है,
और दिल्ली जो है सम अनसेफ सिटीज़ में आती है। इंडिया का रैंक पूरे वर्ल्ड में 67 है इसमें इंडेक्स में, और स्कोर इंडिया का ये है। तो नंबर रैंक कितना है और स्कोर कितना है दोनों इंपॉर्टेंट होता है। मैंगलोर इंडिया की सबसे सेफ सिटी है और 49th है ग्लोबली विद सेफ्टी इंडेक्स 74.2। गुजरात का वडोदरा, तो मैंगलोर नंबर 1, वडोदरा नंबर 2 इंडिया में, अहमदाबाद नंबर 3, सूरत, तो सारे के सारे गुजरात में, और इसीलिए बिजनेस भी ज़्यादा वहाँ फ्लोरिश कर रहा है, आप देख रहे हैं। और ये उसके स्कोर हैं। न्यू दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद ये बहुत ही अनसेफ हैं, तो उसके हिसाब से ये स्कोर है और ये इसमें दिया जाता है। पब्लिक परसेप्शन क्राइम की कितनी है, रॉबरी, असॉल्ट, परसेप्शन, ऐसा नहीं कि क्राइम होना चाहिए, लोगों को अगर डर लग रहा है तब भी वो अनसेफ है, तो वो रॉबरी, असॉल्ट, हरासमेंट, ये सारे के सारा उसमें है। अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेसिकली ये टॉप पे हैं। तो सबसे सेफ कौन सा बताया गया, अबू धाबी एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूएई और अबू धाबी सबसे सेफ हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कोराम शहर में कोहराम मचाना, इसका नंबर 5, ये ईरान ने बनाई है और ये इंटरकॉन्टिनेंटल है। जो इंडिया की सूर्य मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल 10,000 रेंज की, और इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा होता है। और 12,000 किलोमीटर की रेंज वाली जो मिसाइल है वो ईरान ने, और आप जानते हैं कि अभी पीछे ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे यूएस ने बॉम्बिंग भी की है, गिराया है बॉम्ब्स वगैरह, तो ईरान का उससे भी रिलेशन है। तो ये ईरान ने ये मिसाइल लॉन्च की है अपनी। एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक सबसे पहले इंडिया का कहाँ क्रिएट हुआ है, हैदराबाद के अंदर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ है, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स कई बार वो इन इंस्टीट्यूट्स को पूछ लेते हैं कि एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे है, हैदराबाद में है, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है ये। और इसमें हाई क्वालिटी स्टेम सेल्स को रखा जाता है, स्टेम सेल जिनसे फिर बाद में बीमारियां रिमूव भी कर सकते हो आप, उनको किसी भी तरीके से डेवलप किया जा सकता है बाद में। तो कहाँ पे है, और पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ बना, हैदराबाद में, वो इंपॉर्टेंट है। कोलोराडो रिवर क्यों न्यूज़ में थी, नॉर्थ अमेरिका में है ये कोलोराडो रिवर, और इसमें वाटर क्राइसिस, सीवियर वाटर क्राइसिस के चलते ये न्यूज़ में थी। और डिस्प्यूट जो बेसिकली वाटर राइट्स को लेके डिस्प्यूट, तो नॉर्थ अमेरिकन रिवर है जो रॉकी माउंटेन्स कोलोराडो से निकलती है, और ये 2330 किलोमीटर वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मैक्सिको में गिरती है, और 7 स्टेट्स में से निकलती है और 2 मैक्सिकन स्टेट्स में से निकलती है। और अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, इसको लाइफलाइन बोलते हैं साउथ वेस्ट का, लेकिन जैसा मौसम चेंज हो रहा है तो इस रिवर में भी पानी कम हो रहा है, तो कोलोराडो रिवर इसलिए न्यूज़ में थी। तो ये पीछे नॉर्थ अमेरिका में जो आपके जंगल में बहुत सी आग भी लगी, और उसी से रिलेटेड बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रही कोलोराडो रिवर। ओके, सो नेक्स्ट इज़ फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसने UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड जीता है, तो बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये अवार्ड मिला है, और ये धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट बेसिकली के हैं ये बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन, और इक्वेटर इनिशिएटिव 2025 अवार्ड इनको मिला है। और 2 साल के बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इसको देता है इक्वेटर इनिशिएटिव के अंदर, और ये उन लोकल कम्युनिटीज़ को दिया जाता है जो लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी, लाइवलीहुड की डोमेन में काम करते हैं, और इसको नोबेल प्राइज़ माना जाता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। तो नोबेल प्राइज़ आप ऑलरेडी जानते हो कितने सिग्निफिकेंट है, तो ये यूनाइटेड नेशन इक्वेटर अवार्ड जो है ये नोबेल प्राइज़ है बायोडाइवर्सिटी का, और बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये मिला है। और उन्होंने मिलेट बेस्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग इंट्रोड्यूस की थी रेन फेड फॉर्म्स में, और क्लाइमेट रेजिलिएंट बेसिकली फार्मिंग, लाइव स्टोर रेयरिंग, हॉर्टिकल्चर, तो ये सारे के सारी फील्ड में इन्होंने बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप ने काम किया, इसके लिए इनको ये अवार्ड उस डायरेक्शन में मिला भी है। महातारी वंदन योजना, सो महातारी वंदन योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ ने इसको लॉन्च किया है, और जो वुमेन हैं छत्तीसगढ़ में उनका इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड है ये, और इसमें इतनी वुमेन को इसमें बेनिफिट हो रहा है एज ऑफ नाउ। और इसका जो पर्पस है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, मेंटल जो हेल्थ है, न्यूट्रिशन, उससे फाइट करना, और डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली को प्रमोट करना। तो बस कई बार कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं और बहुत ज़्यादा फेमस इंपॉर्टेंट होती हैं पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश ने जब लॉन्च की थी तो सब जगह वो फेमस हो गई थी। तो वैसे ही आपकी कुछ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स बाकी स्टेट्स में भी आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो महातारी वंदना योजना उसी से रिलेटेड है। स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, श्रेष्ठ, इसका फुल फॉर्म स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस
इंडेक्स, श्रेष्ठ इसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है ये। और ये इंडिया का पहला नेशनल इनिशिएटिव है जो स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम्स को बेसिकली कितना ट्रांसपेरेंट हैं उसको मेज़र करता है, उसको कंपेयर करता है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया था इसको कि ऐसा होना चाहिए। तो बेसिकली सेफ ड्रग्स हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 27 ऐसे इंडिसेस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेट्स में और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इसमें ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स दिया जाता है, श्रेष्ठ इंडेक्स, ये दिया जाता है आपका फॉर जो आपका ड्रग रेगुलेटरी वगैरह है कि कैसे आप ड्रग्स को दे रहे हो, बोगस ड्रग्स तो नहीं मिल रही हैं, गलत ड्रग्स तो नहीं मिल रही हैं, उससे रिलेटेड है। एग्जाम का क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ है क्या, और ये आपका जो इंडेक्स बना है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर इसको चलाता है। ब्राउन रिवॉल्यूशन 2.0 इसका मेन फोकस क्या है? ब्राउन रिवॉल्यूशन 2.0 का मेन फोकस है कि सॉइल हेल्थ और एग्रो वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। तो इतना मिलियन टन एग्रीकल्चर रेजिड्यू हर साल बनता है और उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्रो वेस्ट को अगर बर्न किया जाएगा या डिकम्पोज करने दिया जाएगा तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह निकलती हैं। तो अमूल कोऑपरेटिव मॉडल से इंस्पायर होके ये एक बेसिकली एग्रो वेस्ट मैनेजमेंट, रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ एंड इम्प्रूविंग एग्रो वेस्ट मैनेजमेंट, बेसिकली उसी डायरेक्शन के अंदर एक इनिशिएटिव जिसको ब्राउन रिवॉल्यूशन 2.0 बोलते हैं उसके लिए बनाया गया था। तो ब्राउन रिवॉल्यूशन 2.0 ब्राउन इसीलिए बोला है बिकॉज ये आपका एग्रो वेस्ट से रिलेटेड है। सॉइल हेल्थ को रिस्टोर करना, फूड प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, रूरल लाइवलीहुड बढ़ाना और क्लाइमेट बेसिकली क्लाइमेट के सपोर्ट के साथ इन सब चीज़ों को अचीव करना, वो इसका मेन पर्पस है। तो फर्स्ट ब्राउन रिवॉल्यूशन जो था वो लेदर एंड कॉफ़ी प्रमोशन के लिए किया गया था और ये 2.0 हुआ। तो सेकंड ब्राउन रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है? एग्जाम का क्वेश्चन वही है, जो आंसर चॉइस दी गई वही एग्जाम का क्वेश्चन है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। और बेसिकली जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल है वो श्रीनगर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, डल लेक के किनारे हुआ, डल लेक में हुआ, जो जितने वाटर स्पोर्ट्स थी, और ये अगस्त मंथ के अंदर ही हुआ। और इसका जो मास्कट था वो हिमालयन किंगफिशर था, जिसकी फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा भी एक क्वेश्चंस में। जो हिमालयन किंगफिशर उसका एक लोगो, उसका मास्कट बनाया गया था। जम्मू एंड कश्मीर ने किया इसमें, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलके इस सारे के सारे फेस्टिवल को करवाया था। प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। और जो प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, प्राइम मिनिस्टर इसका फुल फॉर्म ये है, आपको नाम फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। तो स्ट्रीट वेंडर, SV स्टैंड्स फॉर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, उससे रिलेटेड है। और इसका पर्पज़ है स्ट्रीट वेंडर्स को बेसिकली एम्पावर करना। तो फ्रेंड्स आपको ना पूरी स्कीम में एक पर्टिकुलर चीज़ पता होनी चाहिए, SVA निधि, तो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है ये। सो माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, माइक्रो क्रेडिट, आपको क्रेडिट देना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको देखता है। बेसिकली लोन दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर को, जो स्ट्रीट के ऊपर आपका सामान बेचते हैं लोग, दुकान चलाते हैं छोटी सी। तो ये कोविड-19 पे उनको बहुत अफेक्ट हुआ था, और ये फिर सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो इसको सारे को देखता है। और लोन 10,000 तक लोन, जो एक साल के अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस करना है। अगर आपको 10,000 तक लोन चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर का आपका दुकान है, आप उसको चलाते हो, तो 10,000 रुपये तक आपको इसमें लोन मिल सकता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है, ये है क्या, वो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। स्लाइनेक्स का नाम है फ्रेंड्स, इसमें स्लाइनेक्स आपका जो है वो श्रीलंका के साथ मिलके हम करते हैं, श्रीलंका इंडिया बेसिकली ये आपका एक्सरसाइज। तो इसका नाम अगर आप देखोगे तो SL इंडिया, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। तो ये आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका के साथ मिलके हम इसको करते हैं। इंडिया और श्रीलंका 2005 में स्टार्ट हुई थी। और विशाखापट्टनम लास्ट एडिशन विशाखापट्टनम में हुआ। 2 फेज़, हार्बर फेज़ और सी फेज़ 2 में होता है ये। हार्बर फेज़ में बेसिकली आप हार्बर्स पे करते हो, और सी फेज़ में भी ये होता है। तो इतना डिटेल में मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक्सरसाइज मैंने एक आपको लिस्ट भी दी थी, कौन सी कंट्री का कौन सी एक्सरसाइज का नाम है, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो यूनाइटेड स्टेट्स का है।
तो 175 बिलियन डॉलर गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बनाई जाएगी। जैसे हमास ने इसराइल पे जब अटैक किया तो उनका गोल्डन डोम जो था वो इफेक्टिव नहीं रहा वहाँ पे, तो यूएस ने बोला कि हम 175 बिलियन डॉलर का गोल्डन डोम बनाएंगे, जो बेसिकली कंट्री को एडवांस मिसाइल थ्रेट से बचाता है। सैटेलाइट्स है जो डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, इंटरसेप्ट करता है मिसाइल्स वगैरह को, तो उसके लिए इसको बनाया जाता है। और जितना भी यूएस का अभी एग्जिस्टिंग डिफेंस सिस्टम है, जैसे पैट्रियट है, थार्ड है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, सो ये सारी की सारी मिसाइल्स ऑलरेडी यूएस में हैं। अब गोल्डन डोम भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही प्रोजेक्ट है। कर्नाटका का फ्लैगशिप प्रोग्राम जो फ्री बस ट्रैवल देता है वुमेन को, उसका नाम है शक्ति स्कीम। शक्ति के नाम से बहुत सी स्कीम्स हैं, तो शक्ति स्कीम उसी से रिलेटेड है बेसिकली। और ये गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका ऐड हुआ है। इतनी वुमेन पैसेंजर को जर्नी दिया गया है, इतने करोड़ के टिकट राइड्स उनको मिले हैं। तो बेसिकली किससे रिलेटेड है, कौन सी स्टेट में, वो आपको पता होना चाहिए। कलाई टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट है, और एनवायरनमेंट क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली पब्लिक हियरिंग हुई थी अभी। और ये अंजा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में लोहित रिवर, कौन सी रिवर के ऊपर है, और लोहित रिवर ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, और 1200 मेगावाट का ये आपका प्रोजेक्ट है। और इसको THDC इंडिया लिमिटेड, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसको डेवलप करेगा। तो कौन डेवलप करेगा, कहाँ पे हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कितने मेगावाट का है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मिथी रिवर क्यों न्यूज़ में थी, मुंबई में है, और मुंबई के बीच में से कौन सी रिवर निकलती है आपको पता होना चाहिए, तो मिथी रिवर है वो। मुंबई पुलिस ने 49 ईयर ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर जो मिथी रिवर डीसिल्टिंग फ्रॉड में उसको पकड़ा गया है। और ये बेसिकली बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC बोलते हैं इसको। 4 रिवर्स हैं मुंबई में से निकलते हैं, महाराष्ट्र में से, और ये विहार लेक से बेसिकली ओरिजिनेट होती है। और पवई लेक को बेसिकली रिसीव जो ओवरफ्लो है वो पवई लेक्स में इसको मिलता है। तो ये मिथी रिवर जो न्यूज़ में थी किसी रीज़न की वजह से चलते, तो आ जाता है एग्ज़ाम में कि बेसिकली आपका कौन सा रिवर जो है वो मुंबई से निकलती है। तो कौन सी कंट्री थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर बनने वाली है, जापान। सो एज पर जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, इंडिया ने किस कंट्री को सरपास किया थर्ड लार्जेस्ट में, जापान को। इंडिया थर्ड बन गया, जापान पहले था। तो इंडिया ने वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर बन गया है एज पर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इतने गीगावाट सोलर एनर्जी हमने अचीव की है, जापान ने इतनी प्रोड्यूस की है। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, हाईएस्ट सोलर प्रोड्यूसिंग, और सेकंड पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, चाइना, US एंड इंडिया। तो इंडिया सोलर में थर्ड बना है और जापान को हमने रिप्लेस किया है। तो टोटल इतनी हमारा गीगावाट सोलर कैपेसिटी है इंडिया की। तो दिस इज़, और इतना गीगावाट हमारा ग्राउंड माउंटेड प्लांट से आता है, और रूफ टॉप से इतना गीगावाट आता है। थोड़ा सा डाटा आप इकट्ठा कर लेना, कहाँ से कितना गीगावाट हमारे पास आता है। तो ये मेरे ख्याल से ये जो डाटा है आपके पास जो टोटल, वो मेरे ख्याल से ये इतने हज़ार मेगावाट। तो गीगावाट में हमारे पास 119 गीगावाट है, जिनमें से कहाँ से कितना आता है, तो ग्राउंड से 90, रूफ टॉप से 19, और इंडिया ने रूफ टॉप के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसको प्रेसिडेंट चुना, अजय सिंह को। तो ये नाम भी कई बार आता है कि कौन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नए बने हैं, तो वो आपको थोड़ा सा नाम पता होना चाहिए कि नया कौन बना है। कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट होती है। तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट न्यूज़। 11 वीक क्लीनलीनेस मिशन जो कुरुक्षेत्र में लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या है, तो स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान, ये उसका नाम था। और ये जो चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, और 11 वीक का है ये। और कुरुक्षेत्र को क्लीनेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी बनाना है इंडिया का, उस मिशन के साथ इसको लॉन्च किया गया है। और एक्सरसाइज मैत्री, मैंने पहले आपको बताया इंडिया और श्रीलंका के बीच में SLINEX जो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, वैसे ही मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है, और ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। और जैसा थाईलैंड और इंडिया दोनों बिम्स्टेक के मेंबर भी हैं, जो हमने ऊपर देखा। और कहाँ हुआ है, मेघालय में हुआ सितंबर में। और ये बेसिकली अपना टेक्निक्स को डिस्प्ले करते हैं, तो कहाँ पे हो रहा है, और हर साल कहीं ना कहीं होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये हुआ है। नेशनल यूथ अवार्ड किस मिनिस्ट्री ने दिया है, नेशनल यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने।
और नेशनल यूथ अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स देता है, जो आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं सोशल सर्विस एंड नेशनल डेवलपमेंट में। तो यूथ मिनिस्ट्री देती है, तो पता ही है, सोशल सर्विस और नेशनल डेवलपमेंट की फील्ड में दिया जाता है। और जो एज है यूथ वो 15 से 29 साल के बीच में होना चाहिए। और मैक्सिमम इंडिविजुअल जो है वो 20 हैं और 5 ऑर्गेनाइजेशंस तक को दिया जा सकता है। और एक सर्टिफिकेट एंड 1 लाख रुपया, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 लाख। सो 1 लाख और 3 लाख इसका कैश प्राइस है, ये आपको पता होना चाहिए। कितने इंडिविजुअल्स को मिलता है, किस एज में मिलता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। टाइफून काजिकी ने किस कंट्री में रिसेंटली हुआ? वियतनाम में। और 7000 घर नुकसान हुआ, 7000 घरों को, और इतने ट्रीज़ को नुकसान हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पोल टूटे। तो ये बेसिकली आपका सारे का सारा वियतनाम के अंदर ये टाइफून काजिकी आया। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे हो रहा है? इंडिया के अंदर। और मेन और वुमेन दोनों का है, और नवंबर में होगा ये ग्रेटर नोएडा में। तो फर्स्ट टाइम, तो बहुत बड़ा ये बेसिकली इंडिया के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड ग्रेटर नोएडा में। तो विजय पाथिक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, 450 बॉक्सर्स 80 कंट्रीज़ के आएंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स स्पेशलाइज्ड डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बिठाई थी जो नेशनल रिस्पांस डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स को क्रिएट करने के लिए, जिसकी रिक्वायरमेंट थी। और ये बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और स्पेशलाइज्ड रिस्पांस फोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो आया था वो हमने कहीं ना कहीं कवर भी किया है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर इसको बनाया गया है। तो देखो, कोई ऐसे तरीके का बॉडी अगर क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली कोई एक्ट, कोई लॉ है जिसके अंडर ये होता है। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, दोनों डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर बनी हैं। नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, केमिकल, और इन सब के लिए होता है। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, ये इसका मोटो है। आपदा मीन्स डिज़ास्टर, सेवा सदैव सर्वत्र, डिज़ास्टर सर्विस ऑलवेज एवरीवेयर, ये इसका मीनिंग है, मोटो है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मोटो क्या है। एंड म्यांमार ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है कारेन नेशनल यूनियन को, KNU को म्यांमार ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये अपनी ऑटोनॉमी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं सिंस 1948, और 2021 के बाद ये मिलिट्री ग्रुप बन गया है। गगनयान स्पेसक्राफ्ट जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें 3 लोग जाएंगे। 2027 में चांस है कि गगनयान जो पहला इंडिया का स्पेस शिप जिसमें ह्यूमन बीइंग जाएंगे, वो 3 लोग इसके लिए प्लान कर रहे हैं। और 400 किलोमीटर जो ऑर्बिट एल्टीट्यूड, 400 किलोमीटर की हाइट पे ये गगनयान जाएगा। और इसका पहले जो लॉन्चिंग का था वो दिसंबर 2021 में था, लेकिन अब ये लेट होके 2027 तक हम इसको प्लान कर रहे हैं कि ये हो सकता है। 3 लोग इसमें लिए जाएंगे, 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड होगा, और 5.3 मीट्रिक टन का एक कैप्सूल बनेगा। तो अभी इसरो इसके ऊपर बेसिकली प्लान कर रहा है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन से बेसिकली रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा, HLVM3 इसमें इसको लॉन्च किया जाएगा, और 2027 तक लॉन्च करने का इसका प्रोविज़न है। राकेश शर्मा पहले थे जो जॉइंट एफर्ट इसरो और जो सोवियत स्पेस प्रोग्राम था उसके साथ गए थे 1984 में, फर्स्ट इंडियन थे। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुधांशु भी गए हैं, लेकिन वो बेसिकली इंडिया का मिशन नहीं था, वो पे करके उसको इसरो का जो और कुछ और बेसिकली एक्सियोम का जो एक प्रोग्राम था उसमें गए थे वो। तो जॉइंट इंटर कॉस्मोस बेसिकली मिशन था ये इसरो का और सोवियत स्पेस प्रोग्राम का। तो इसरो का जो पहला था वो राकेश शर्मा गए थे, जिसमें इसरो लेकिन किसी और कंट्री के साथ। अब जब जाएंगे तो इसरो का इंडिपेंडेंट वो रहेगा। और राकेश शर्मा जिसमें गए थे वो सोयूज T11 था, जो बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान में है अब,
वहाँ से लॉन्च हुआ था। सोवियत रॉकेट जो लेके गया था उसका नाम सोयूज T11 था। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट अगस्त 2025 में 7.8% है, और ये रियल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी अलग होता है, रियल जीडीपी अलग होता है। तो वो जो ग्रोथ रेट है वो 7.8 रियल जीडीपी टर्म्स में इतना चल रहा है। और थोड़ा सा अगर आपको रियल टर्म जीडीपी ग्रोथ का फ्लक्चुएशन अगर आप देखें तो 2023 में एक टाइम आया था कि 9.7 भी हुआ था, अब 6.4, 7.4, 7.8 इतना ये जो 25-26 में इतना जीडीपी ग्रोथ रेट चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ज्ञान भारतम को लॉन्च किया है इंडिया का मैन्यूस्क्रिप्ट्स हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया ज्ञान भारतम, और ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो प्रिजर्व करता है, डिजिटाइज करता है और इंडिया के मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज को डिसेमिनेट करता है। तो मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया का नॉलेज लिगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। तो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में ये होगा ज्ञान भारतम। तो बस नाम आपने याद करना है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया और ये किसके बारे में है, क्या प्रिजर्व करने के बारे में, वो आपको पता होना चाहिए। पीएम मित्रा पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात में क्रिएट किए जा रहे हैं, और पीएम मित्रा पार्क्स 7 स्टेट्स में होने हैं पीएम मित्र पार्क, और उनमें ये 3 स्टेट्स हैं पीएम मित्र पार्क। और इसके बारे में पीएम मित्रा के बारे में हमने डिस्कस अलग जगह पे भी डिटेल में किया हुआ है। तो टूरिज़्म को कल्चरल प्रिजर्वेशन के थ्रू प्रमोट करने के लिए हेरिटेज फर्स्ट इनिशिएटिव बेसिकली प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। कल्चरल टूरिज़्म बोलते हैं इसको, जिसमें हेरिटेज प्रिजर्वेशन की जाती है, तो इसको कल्चरल टूरिज़्म बोलते हैं। कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जो पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सो टेक्सटाइल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ग्रो करवाने के लिए इसको किया जाता है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया, और ये 7 पार्क हैं। 7 पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क को बेसिकली प्लान किया है गवर्नमेंट ने। और पीएम मित्रा जो MITRA वो स्टैंड करता है, वो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल, ये बेसिकली उससे रिलेटेड है। पीएम मित्रा का MITRA जो फुल फॉर्म है वो ये है, मेगा, M स्टैंड्स फॉर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स अपैरल। लार्ज मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क जो इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन हो, उसके लिए इसको क्रिएट किया गया। और 7 ऐसे पार्क हैं जो ग्रीनफील्ड साइट्स में तमिलनाडु ये जगह पे हैं, विरुद्धनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कालाबुरागी धार, लखनऊ, अमरावती। तो ये यहाँ पे पीएम मित्रा को प्लान है कि यहाँ पे बनाए जाएं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सपोर्ट से ये इनको क्रिएट किया जाएगा, इनको बनाया जाएगा, और स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग का इसमें सारा फैसिलिटी होगा। कवच 4.0 क्या है? तो कवच 4.0 इंडियन रेलवेज की सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल से रिलेटेड एक सिस्टम है, और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो SIL सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 है। सो डेवलप्ड नेशंस से भी बेसिकली कंपेरेबल है ये, और इंडिया में ही बना है, डिज़ाइन हुआ, डेवलप हुआ और मैन्युफैक्चर हुआ है आत्मनिर्भर भारत के अंदर। तो ये क्या है कवच 4.0? ये SIL पहले तो रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड है ये, और दूसरा ये आपका इंडिया में ही डेवलप हुआ है, और ये सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 पे वर्क करता है। कवच 4.0 कहाँ यूज़ हुआ है अभी? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, मथुरा कोटा सेक्शन के बीच में इसको यूज़ किया गया है। मथुरा कोटा सेक्शन दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए। और एंटी कोलिजन्स ये आपका सेफ्टी सिस्टम है 4.0। तो सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू इसको टेक्नोलॉजी दिया जाता है, और इसमें RFID टैग्स, टेलीकॉम टावर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं उनको बेसिकली सैटेलाइट इंटरनेट इसमें मेंशन नहीं है, तो सॉरी इसमें सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू नहीं है ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं एक्सेप्ट सैटेलाइट इंटरनेट। तो RFID है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर है, टेलीकॉम टावर है, सैटेलाइट इंटरनेट नहीं है। तो क्वेश्चन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कवच 4.0 सेफ्टी सिस्टम। तो RFID, टेलीकॉम टावर, ऑप्टिकल फाइबर, इन सब को तो लिंक किया है इसने, सैटेलाइट इंटरनेट इसका पार्ट नहीं है। एडवांस्ड इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये, इंडिजिनस क्योंकि खुद बनाया है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन इंडियन रेलवे ने ही बनाया है।
ऑटोमेटिक ट्रेन की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी एंड ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगी। अगर एडवर्स कंडीशन लाइक फॉग भी है तब भी ये काम करता है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगा ट्रेन को, तो अकॉर्डिंगली इसको कंट्रोल करना इज ईजी। सो कवच 4.0 लेटेस्ट वर्जन है जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए बनाया गया है और इंडियन रेलवेज को बेसिकली सेफ बनाने की डायरेक्शन में काम है। RFID का मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग हर किलोमीटर पे डाले जाएंगे सो दैट स्पेसिफिक डाटा, और कोई ट्रेन आ रही है कहाँ से आ रही है वो डाटा रियल टाइम बेसिस पे यहाँ पे मिलेगा। और इसमें टेलीकॉम टावर, ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली रेलवे ट्रैक्स पे डाले जाते हैं। मथुरा कोटा सेक्शन के ऊपर इसको कमीशन किया गया है और दिल्ली मुंबई रूट हाई डेंसिटी रूट है, यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। वक़फ़ एक्ट 1995, वक़फ़ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में इसका नया नाम उम्मीद एक्ट डाल दिया गया है। तो उम्मीद का फुल फॉर्म यूनाइटेड वक़फ़ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट, पहले इसका नाम वक़फ़ एक्ट 1995 था। अब इसमें कुछ चेंजेस किया है और अभी रिसेंटली इसको पास करके इसको उम्मीद एक्ट बना दिया गया है, जिसमें ऑब्वियसली यूनिफाइड इसमें एफिशिएंसी, एम्पावरमेंट, मैनेजमेंट, वक़फ़ बोर्ड को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने चेंजेस की हैं। सो वक़फ़ जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी को मुस्लिम कम्युनिटी यूज़ कर रही है अपने रिलीजियस पर्पज़ के लिए तो उसको वक़फ़ प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। अब वक़फ़ बाय यूज़र कंसेप्ट को उसमें से हटा दिया गया है। वक़फ़ बाय यूज़र होता है कि सपोज़ बहुत दिनों से एक जगह पे आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो आप बोलते हो वो जगह अब वक़फ़ की हो गई है क्योंकि हम वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसको वक़फ़ बाय यूज़र बोलते हैं। और इस चीज़ को उसमें से अब हटा दिया गया है, तो कोई भी प्रॉपर्टी बाय यूज़र क्लॉज में नहीं बनेगी। तो कौन अब इसको बना सकता है? जो एटलीस्ट 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उस जगह पे, तभी इसको वक़फ़ प्रॉपर्टी बनाई जाएगी। तो जो इंडिविजुअल किसी प्रॉपर्टी पे प्रैक्टिस कर रहा है 5 साल से, कोई यूज़ कर रहा है उसको, वही इसको वक़फ़ प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है। सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के अंदर 6 महीने के अंदर उसको सारे को डालना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी कि ये प्रॉपर्टी वक़फ़ की प्रॉपर्टी है, ये इसका एक प्रोविज़न है। 11 मेंबर्स में से 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे एज पर वक़फ़ एक्ट, उम्मीद एक्ट। 2 मेंबर्स जो होंगे वो नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। कृषि 24/7 फ्रेंड्स क्या है? ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सॉल्यूशन ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज़ मॉनिटरिंग और एनालिसिस के लिए बनाया गया है, जो एग्रीकल्चर की न्यूज़ को रियल टाइम बेसिस पे देगा फार्मर्स को, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विप्ड है। कृषि 24/7। और इसमें DAFW डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर AI और google.org ये 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके कृषि 24/7 को बनाया है। मेन काम क्या है? जितने भी मल्टीलिंगुअल न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको इंग्लिश में की इन्फॉर्मेशन लाइक क्रॉप नेम, इवेंट, सीवियरिटी, लोकेशन, इन सब को स्कैन करना और उसको इंग्लिश में ट्रांसमिट करना और वो शेयर करना। तो न्यूज़ आर्टिकल्स से रिलेटेड की फंक्शन ये है कृषि 24/7 का। तो मल्टीलिंगुअल न्यूज़ आर्टिकल जो है उसको ट्रांसलेट करना, फिर इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। फिर उम्मीद एक्ट फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी इसमें शेयर किया है लेक्चर 3 में, उसको आप गो थ्रू कर लेना। सो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर AI फॉर पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल इंडिया AI ने लॉन्च किया है मार्च 2025 में। ऑफिशियली इसको मार्च में लॉन्च किया गया है सो दैट AI स्किल्स बढ़े इंडियन पब्लिक सेक्टर में लोगों की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह यूज़ हो रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, इसको पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स के लिए भी क्रिएट किया गया है। पर्पज़ इसका क्या है कि पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स AI स्किल्स सीखें और गवर्नेंस को अच्छे तरीके से यूज़ करें, ये इसका मेन पर्पज़ है। कौन से मेन कैटेगरीज में इसको बिहेवियर, फंक्शन, डोमेन स्पेसिफिक फंक्शन में इसको दिया जा रहा है कि आपका बिहेवियर, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सीनियर लीडरशिप लेवल, पब्लिक ऑफिशियल लार्जली प्रोजेक्ट को डिफाइन ऑब्जेक्ट और डिजायर्ड आउटकम के लिए AI प्रोजेक्ट्स के लिए सीनियर लीडरशिप लेवल को इसमें रिस्पॉन्सिबल माना गया है। तो जो सेट करता है AI प्रोजेक्ट गोल्स को सीनियर लीडर करता है, मिडिल लेवल और जूनियर ऑफिस जो इम्प्लीमेंट और रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं।
तो सिग्निफिकेंस क्या है डोमेन स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज को डालने का। एआई नॉलेज और स्किल को हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग, इन सब डोमेन्स में डाला जाए। एआई रेडीनेस इंडेक्स 2023, तो सिग्निफिकेंट स्किल गैप जो है और लो एआई रेडीनेस साउथ में और सेंट्रल एशिया में एक मेन चैलेंज है जो एआई रेडीनेस इंडेक्स में आता है। बेसिकली जो गैप्स हैं गवर्नमेंट के एआई कॉम्पिटेंसीज में, उनको पूरा करने के लिए, जब गवर्नमेंट एआई यूज़ नहीं कर रही है उसको ओवरकम करने के लिए ये सारे के सारे चीज़ को किया जा रहा है। डोमेन स्पेसिफिक एआई कॉम्पिटेंसीज में क्या फोकस एरिया है? डोमेन स्पेसिफिक मतलब एआई कॉम्पिटेंसी आपको हेल्थ केयर में होनी चाहिए। यही तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, अर्बन मोबिलिटी, एनवायरनमेंट। इन सेक्टर्स में आपको एआई नॉलेज को यूज़ करना है पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ अभी 5 टेस्ट सीरीज़ में, उसमें सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ रही और हाईएस्ट रन स्कोरर शुभम गिल थे और मोहम्मद सिराज ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए इसमें। और ट्रॉफी का जो नाम है वो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, राइट। सो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर से आपका यहीं से स्ट्रेट से स्टार्ट करूँगा, यहीं से आगे हम न्यूज़ स्टार्ट करेंगे।